Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Here we are studying the 7th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Effective Communication Skills. And this video is going to be part 3 of this chapter. So अभी तक आपने part 1 और 2 नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा. पार्ट 1 और 2 में हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ा कि क्या होती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, कितने टाइप की होती हैं, और आज हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल के बारे में. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. नॉन वर्बल स्किल्स, समटाइम्स ऑल्सो नोन एज विजुअल स्किल्स, कन्वे द अनसेड. देखो, नॉन वर्बल स्किल्स को कभी कभी विजुअल स्किल्स भी कहा जाता है, जहाँ पे आप बिना कहे बातों को बोल देते हो. They become a part of the communication process along with the written and typed mode of communication. देखो, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये भी आजकल कम्युनिकेशन का एक हिस्सा बन गए हैं. ठीक है. नॉन वर्बल क्लूज इंक्लूड. देखो, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं. जैसे सबसे पहला है बॉडी लैंग्वेज. आप कैसे खड़े हो, आप कैसे बैठे हो, आपकी हाथ आपके कैसे हैं, आप रिलैक्स्ड दिख रहे हो या टेंस्ड दिख रहे हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, आई कांटेक्ट है या नहीं, जेस्चर, पोस्चर, सब कुछ देखा जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में. ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है. ठीक है. इससे भी लोगों को समझ में आता है कि आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है. आप गुस्से में हो, खुश हो, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, कैसे हो. ठीक है. इमोशन ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर. सेंडर और रिसीवर का जो इमोशन होता है ना, वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है. कभी कभी होता है कि लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं. इससे ये समझ में आता है कि झगड़ा हो रहा है कहीं पे. स्पीकिंग प्रोवोकेटिवली. देखो, बहुत ज़्यादा ऐसे कभी कभी लोग बात करते हैं, जैसे दूसरे को क्या करते हैं, दूसरे को उकसा देते हैं, प्रोवोक कर देते हैं. तो इस तरह भी बात करते हैं लोग. फिर इंथुजियाज्म, आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर भी बात करते हो. तो ये सब क्या है, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. ठीक है. अदर कनेक्शन बिटवीन द पीपल. लोगों के बीच जो अदर कनेक्शन होता है वो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होता है. जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दूसरे तरीके से होती है. आप अपने एनिमी से बात करते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है. जब आप ऐसे लोगों से बात करते हो जिनका प्रोफेशन आपके जैसे है, जैसे अगर आप एक टीचर हो और सामने वाला भी एक टीचर है, तो आप उस तरीके से बात करते हो. ठीक है. हमारा जेस्चर, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट उस तरीके का हो जाता है. होता है ना, थोड़ी सी एक अपने वाली फीलिंग आती है जब आप सेम प्रोफेशन के लोगों से बात करते हो. लेकिन अगर वहीं पे प्रोफेशन अलग अलग है तो वो दिखाई देने लगता है. आपको उस प्रोफेशन के बारे में उतना नहीं पता होगा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही वो समझ में आ जाएगा. ठीक है. फिर होती है पर्सनल सिमिलैरिटीज़. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से काफ़ी मैच करते हैं, जिनकी हॉबीज़ मैच करती हैं, जिनकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मैच करती हों. तो वहाँ पे भी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है. जहाँ पे हमें हमारे तरह के लोग मिलते हैं, हम वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और वो चीज़ हमारी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आने लगती है. ठीक है. फिर है फिलोसफिकल सिमिलैरिटीज़. कुछ लोगों की वैल्यूज़ सेम होती हैं तो उस समय भी हमारी बॉडी लैंग्वेज वो बता देती है. एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशंस कुछ लोगों के सेम होते हैं. हमारे रिलेशन कैसे हैं एक दूसरे से, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है हमारी बॉडी लैंग्वेज के लिए. ठीक है. फिर है आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट एन इम्पॉर्टेंट चैनल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. देखो, जो आई कांटेक्ट है ना, वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल है. इसी की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन अच्छे से फ्लो कर पाती है. जहाँ आई कांटेक्ट हट जाता है वहाँ लोग को समझ में आने लगता है कि सामने वाला इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. अगर सामने वाले से आप बात कर रहे हो, आप दोनों का आई कांटेक्ट है, तो उससे क्या होता है, उससे ये समझ में आता है कि आप दोनों ही इंटरेस्ट ले रहे हो. लेकिन जहाँ ही आप इधर उधर देखने लग रहे हो तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं है आपको बात करने में. ठीक है. इट सिग्नल्स इंटरेस्ट इन अदर्स. फर्दरमोर, आई कॉन्टैक्ट विथ ऑडियंसेस इंक्रीजेज द स्पीकर्स क्रेडिबिलिटी. देखो, अगर स्पीकर बात करते टाइम उसकी जितनी भी ऑडियंस है, हर किसी को
अगर वो देख रहा है, हर किसी को दिख दिख के बात कर रहा है, तो ऐसे स्पीकर को अच्छा स्पीकर माना जाता है। अ स्पीकर हु मेक्स आई कॉन्टैक्ट opens the flow of communication and conveys interest, concern, warmth and credibility। देखो होता क्या है कि एक ऐसा स्पीकर जो हमेशा आई कांटेक्ट बना के बात करता है, वो क्या करता है, वो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाता है, लोग उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ठीक है, वो दिखाता है कि वो इंटरेस्टेड है लोगों में, जिन लोगों से वो बात कर रहा है उन लोगों में वो इंटरेस्टेड है। और जब आपको लगेगा कि कोई आप में इंटरेस्टेड है तो आप भी अपने आप उस चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते हो। ठीक है, तो एक स्पीकर को ऐसा होना चाहिए, उसको आई कांटेक्ट बना के रखनी चाहिए अपने ऑडियंस के साथ। इसके बाद है फेशियल एक्सप्रेशंस। स्माइलिंग इज अ पावरफुल क्यू दैट ट्रांसमिट्स। देखो, स्माइलिंग जो है ना वो एक बहुत ही पावरफुल क्यू है, जो क्या ट्रांसमिट करता है, जो हैप्पीनेस को ट्रांसमिट करता है, फ्रेंडलीनेस को ट्रांसमिट करता है, वार्मथ को, लाइकिंग को, एफिलिएशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, दस इफ यू स्माइल फ्रिक्वेंटली यू विल बी perceived as more likable, friendly, warm and approachable। अगर आप स्माइल करते हैं, आप बात करते समय, कोई स्पीच देते समय स्माइल करते हैं, तो आपको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा फ्रेंडली माना जाता है, आपको अप्रोचेबल माना जाता है, लोग आपको फॉलो करते हैं। स्माइलिंग इज ऑफन कंटेजियस एंड द लिसनर विल रिएक्ट फेवरेबली एंड लर्न मोर। स्माइलिंग जो होती है ना वो ईजिली ट्रांसमिटेड होती है, जिसकी वजह से लिसनर्स जो है वो फेवरेबली रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर आप स्माइल करके अपने लिसनर्स से, अपने ऑडियंस से बात कर रहे हो, तो वो भी, उनका भी जो रिप्लाई होगा ना वो आपके फेवर में होगा, और इस तरह वो ज़्यादा सीख पाएंगे। इसके बाद है जेस्चर्स। इफ़ यू फेल टू जेस्चर वाइल स्पीकिंग यू मे बी परसीव्ड एज बोरिंग, स्टिफ एंड अनएनिमेटेड। देखो, अगर आप बोलते समय हाव भाव नहीं दे रहे हो, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं हैं, तो आपको बोरिंग माना जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि जैसे आपको कहते हैं ना, इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है। जब एज अ स्पीकर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके लिसनर्स या आपकी ऑडियंस आपको सुनेगी, आप में इंटरेस्ट लेगी। A lively and animated teaching style captures attention, make the material more interesting, facilitates learning and provide a bit of entertainment। देखो, जब टीचिंग स्टाइल लाइवली होती है, जब आप एकदम एक्सप्रेशंस के साथ पढ़ाते हो, तो इससे क्या होता है, जो आपकी ऑडियंस है या जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो आपका टॉपिक हो जाता है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इससे लर्निंग भी बहुत अच्छे से होती है, साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होता रहता है। हेड नोड, अ फॉर्म ऑफ जेस्चर, कम्युनिकेट्स पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड इंडिकेट दैट यू आर लिसनिंग। देखो, सर हिलाना ये भी एक तरह का जेस्चर है, और इससे ये समझ में आता है कि आप सुन रहे हो। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, आप सर हिला रहे हो, पॉजिटिवली सर हिला रहे हो, तो इससे क्या समझ में आता है कि आपको समझ में आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा है, आप समझ रहे हो चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्चर एंड बॉडी ओरिएंटेशन। यू कम्युनिकेट न्यूमरस मैसेजेस बाय द वे यू वॉक, टॉक, स्टैंड एंड सिट। देखो, होता क्या है कि जिस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, खड़े होते हो, बैठते हो, उससे भी आप कई तरह के मैसेज कन्वे करते हो। स्टैंडिंग इरेक्ट बट नॉट रिजिड एंड लर्निंग स्लाइटली फॉरवर्ड कम्युनिकेट्स दैट यू आर अप्रोचेबल, रिसेप्टिव एंड फ्रेंडली। देखो, सीधे चलना, लेकिन ऐसे सीधे नहीं चलना है कि एकदम तुम कड़े होके सीधे चल रहे हो। ठीक है, और थोड़ा सा आगे की तरफ अगर आप झुके हुए हो, बात करते टाइम जब भी आप बात कर रहे हो, आप थोड़ा सा सामने की तरफ झुक झुक के बात कर रहे हो, इससे क्या होता है, इससे ये समझ में आता है कि आप बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल हो, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो। ठीक है, और फिर
लोग आपकी बातों को ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं, वो भी आपके साथ थोड़े से फ्रेंडली होने लगते हैं और इससे ये भी समझ में आता है कि आपकी ऑडियंस आपसे बेझिझक बात कर सकती है। Furthermore, interpersonal closeness results when you and your audience face each other। देखो होता क्या है, जभी भी आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी कि आप सीधे तो हो लेकिन आप कठोर होके नहीं चल रहे हो, आप थोड़े से आगे झुके हुए हो, तो ऐसी स्थिति में जब भी आप अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट करोगे तो वहाँ पे क्लोजनेस आपकी ऑडियंस को ज़्यादा फील होगी। उन्हें लगेगा कि वो आपसे क्लोज हैं, वो आपसे जैसे चाहे वैसे बात कर सकती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर कर सकती हैं। स्पीकिंग विथ योर बैक टर्न्ड और लुकिंग एट द फ्लोर और सीलिंग शुड बी अवॉइडेड। तो पीठ करके भी कभी भी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। जब आप बात कर रहे हो तो आपको दूसरों को पीठ नहीं दिखानी, अपना फेस दिखाना है। आप फ्लोर की तरफ ना देख रहे हो, ऊपर छत की तरफ ना देख रहे हो, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब आप इधर उधर देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे आपका इंटरेस्ट ही नहीं है कम्युनिकेट करने में। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी। कल्चरल नॉर्म्स डिक्टेट अ कंफर्टेबल डिस्टेंस फॉर इंटरेक्शन विथ अदर्स। देखो, कुछ कल्चर नॉर्म्स ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें कभी कभी अपने ऑडियंस से थोड़ी दूरी भी रखनी पड़ती है। एक कंफर्टेबल डिस्टेंस पे हमें होना चाहिए, ठीक है। यू शुड लुक फॉर सिग्नल्स ऑफ डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इन्वेडिंग अदर्स स्पेस। देखो, जब भी आप कहीं दूसरों के पास जाते हो, दूसरों की जगह में जाते हो और वहाँ पे सामने वाला अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो कहेगा नहीं, लेकिन उसकी शक्ल देख के, उसके सिग्नल्स को देख के आपको ये समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो कहीं पे भी कहते हैं ना, घुसने से पहले कहीं पे किसी के भी रूम में नॉक करना चाहिए। मान लो गलती से आप घुस भी गए तो आपको सॉरी उसके लिए बोलना चाहिए, ठीक है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ लोग नहीं चाहते कि कोई दूसरा आए या दूसरा उस मैटर पे उनसे बात करे, तो लोगों के जेस्चर को, उनके हाव भाव को देख के आपको ये समझना पड़ेगा। और ऐसा आपके साथ खुद भी हो सकता है कि आपको कहीं दूसरे के घर पे भेज दिया जाए जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप कुछ सिग्नल्स देते हो और फिर लोग उसको क्या करते हैं, समझते हैं। इन सिग्नल्स में से पहला है रॉकिंग। अपने शरीर को इधर उधर हिलाना डुलाना, लेग स्विंगिंग, पैर को हिलाना, टैपिंग, पैर से थपथप करना, गेज अवर्जन, इधर उधर देखना। टिपिकली इन लार्ज college classes or in a large meeting room or a presentation room, space invasion is not a problem। देखो, जो बड़े बड़े रूम होते हैं, चाहे कॉलेज की क्लासेस हो या मीटिंग रूम हो या प्रेजेंटेशन रूम हो, वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे ऑडियंस के पास जाने की प्रॉब्लम नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आप हर किसी के पास नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा पास नहीं जा पाते। To counteract this, move around the room to increase interaction with your listeners। तो इतनी ज़्यादा दूरी है ना, तो उस दूरी को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, एज अ स्पीकर आप रूम में इधर उधर घूम सकते हो। हर किसी के पास नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा पास तो नहीं जा सकते, थोड़ा दूर से ही आप कोशिश करते हो कि आप हर किसी से इंटरेक्ट कर पाओ। Increasing proximity enables you to make better eye contact and make it possible for the listeners to speak or to communicate। देखो, रूम इतने बड़े बड़े हैं, स्पेस इतनी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी अगर आप प्रॉक्सिमिटी बढ़ाते हो, थोड़े पास जाते हो अपने ऑडियंस के, तो वहाँ पे आप बेटर आई कांटेक्ट बना सकते हो और आप क्या कर सकते हो, आपके लिए ये पॉसिबल हो सकता है कि आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, ठीक है। अपने लिसनर्स से आप बात कर पाओ अच्छे से, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं जाना है लेकिन इतनी दूर भी नहीं कि आप अच्छे से आई कांटेक्ट भी ना बना पाओ, सुन भी ना पाओ, क्योंकि रूम्स बहुत बड़े बड़े हैं। एज अ स्पीकर आपके पास माइक हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके ऑडियंस के पास भी माइक हो, उनकी बात आपको सुनाई दे। तो थोड़ा सा टहलते रहिए क्लास में या प्रेजेंटेशन रूम में और कोशिश करिए कि आप अपने लिसनर्स के पास जाएं और उनकी प्रॉब्लम को सुने। नेक्स्ट है पैरालिंग्विस्टिक। दिस facet of non-verbal communication includes 6 vocal elements: tone, pitch, rhythm, timbre, loudness and
इन्फ्लेक्शन। देखो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ये वाला पहलू है ना, कौन सा, पैरालिंग्विस्टिक, इसमें 6 वोकल एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? टोन, पिच, रिदम, टिम्बर, लाउडनेस और इन्फ्लेक्शन। फॉर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस इन योर स्पीच, लर्न टू वेरी दीज 6 एलिमेंट्स ऑफ योर वॉइस। देखो आपकी वॉइस में ही ये सारे जो 6 एलिमेंट्स हैं ना वो होते हैं। पहला होता है टोन, आपकी टोन कैसी है। पिच, पिच मतलब कि होता है ना कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, ज़्यादा मतलब तेज़ तेज़ बोल रहे हो या लो पिच करके बोल रहे हो। रिदम कैसा है, फ्लो में बोल रहे हो या बीच बीच में रुक रुक के बोल रहे हो, ठीक है। टिम्बर, फिर आप साउंड पे ध्यान रखोगे, लाउडनेस पे भी ध्यान रखोगे कि ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा धीरे ना बोलो। इन्फ्लेक्शन यानी कि आप अपने वर्ड्स की टोन पे ध्यान दोगे, ठीक है, कि समय के हिसाब से, पर्सन्स के हिसाब से आपकी टोन चेंज होती रहे, ठीक है। फॉर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस इन योर स्पीच, लर्न टू वेरी दीज 6 एलिमेंट्स ऑफ योर वॉइस। अगर आप अपनी स्पीच को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हो तो ये जो वॉइस के 6 एलिमेंट्स हैं ना, इनमें डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। वन ऑफ द कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ इंस्ट्रक्टर्स और कम्युनिकेटर्स इज दैट दे स्पीक इन अ मोनोटोन। देखो होता क्या है, एक बड़ी ही कॉमन कहते हैं ना डिफेक्ट होता है कह सकते हो, या एक कॉमन चीज़ पाई जाती है जो कि थोड़ी सी बुरी है, स्पीकर में पाई जाती है, कि वो लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग मोनोटोनस हो जाते हैं, यानी कि वो एक ही लगातार एक ही टोन में बोलते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो लिसनर्स होते हैं ना वो इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको आपकी स्पीच बोरिंग लगने लगती है, ठीक है। लिसनर्स परसीव दीज इंस्ट्रक्टर्स एंड कम्युनिकेटर्स एज बोरिंग एंड डल, ठीक है। लिसनर्स ऐसे इंस्ट्रक्टर या ऐसे कम्युनिकेटर्स को बोरिंग मानते हैं जो कि मोनोटोनस होते हैं, जिनको अपनी टोन को चेंज करना, पिच को चेंज करना नहीं आता, जिनको नहीं पता कि कैसे अपनी आवाज़ को बैलेंस करना है समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। In a formal setting, students report that they learn less and lose interest more quickly when listening to teachers who have not learned to modulate their voices. स्टूडेंट्स भी ऐसा बोलते हैं, जैसे फॉर्मल सेटिंग्स में होता है ना कि टीचर आते हैं बस पढ़ाते हैं चले जाते हैं, तो फॉर्मल सेटिंग्स में स्कूल्स में अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि वो अच्छे से सीख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका टीचर मोनोटोनस है। उनको नहीं पता कि बीच बीच में कैसे अपनी टोन को चेंज करना है, कैसे टोन चेंज करके बच्चों के हिसाब से उनको पढ़ाना है, ठीक है। आपको टोन ही नहीं, आपको पिच का ध्यान रखना है, इन 6 एलिमेंट्स का सबका ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है ह्यूमर। ह्यूमर इज ऑफन ओवरलुक्ड एज अ टूल टू क्रिएट अ मोर प्लीजेंट एंड रिलैक्स्ड एटमोसफेयर। देखो अगर आप स्पीच दे रहे हो या क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो उस समय ये माना जाता है कि अगर आप ह्यूमरस हो तो उस समय एटमॉस्फेयर क्लास का अपने आप अच्छा हो जाता है, बच्चे रिलैक्स्ड फील करने लगते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑफन नॉट इनकरेज्ड इन अ क्लासरूम सेटिंग। देखो जनरली क्लासरूम सेटिंग में इसको इनकरेज नहीं किया जाता, नहीं कहा जाता कि एज अ टीचर आपको ह्यूमरस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर बच्चे पढ़ नहीं पाते, बच्चे आपको सीरियसली नहीं लेते, ठीक है। तो क्लासरूम वाली जो सेटिंग होती है उसमें थोड़ा सा इसको इनकरेज किया जाता है, ठीक है। लेकिन एज अ स्पीकर आप कहीं पे बोल रहे हो तो आपको थोड़ा सा ह्यूमरस होना चाहिए, और मेरे हिसाब से क्लास में भी आपको थोड़ा सा ह्यूमरस होना चाहिए। लाफ्टर रिलीजेस स्ट्रेस एंड टेंशन फॉर बोथ द कम्युनिकेटर एंड द लिसनर्स। देखो जब भी थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाती है, कम्युनिकेटर और लिसनर दोनों हंस लेते हैं तो दोनों का स्ट्रेस कम हो जाता है। वन शुड डेवलप द एबिलिटी टू लाफ एट वन सेल्फ एंड इनकरेज द लिसनर्स टू डू द सेम। देखो अगर आप एक स्पीकर हो, ठीक है, तो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद पे हंसो, ठीक है, आपको खुद का मजाक उड़ाना आना चाहिए, और आप अपने लिसनर्स को भी ऐसा करने के लिए क्या करो, इनकरेज करो, ठीक है। इट फोस्टर्स
अ फ्रेंडली इन्वायरमेंट दैट फैसिलिटेट्स बेटर कम्युनिकेशन। जब आप ऐसा करते हो ना, आप बात बात में अपना एग्जाम्पल देते हो, अपने ऊपर मजाक बनाते हो, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपके जो लिसनर्स होते हैं वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं आपके साथ। इससे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन जाता है, और जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है तो कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताया गया है जिसका नाम है लिविंग एंड वर्किंग इन अ ग्लोबल सोसाइटी। इसमें बताया गया है कि एज एन इंडिविजुअल आप कैसे इंटरेक्ट करते हो अपनी फैमिली से, कम्युनिटी से और सोसाइटी से, ताकि आप खुद की डेवलपमेंट कर पाओ। ठीक है। तो इस चैप्टर को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, आपको ये चैप्टर पढ़ना नहीं है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं। तो कितने टाइप की होती हैं यहाँ पे देखो बताया गया है, थिंकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और नॉन वर्बल स्किल्स। इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है। तो आई होप जो भी हमने पढ़ा इस चैप्टर में आपको सब समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।